हेलो फ्रेंड्स, आज की फुल पत्ती वाली क्लास का जो पहला क्वेश्चन था वो यूपीआई से संबंधित था। यूपीआई क्या होता है? तो जब आप किसी भी दुकान पर जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीदने के बाद आप वहां पर जो क्यूआर कोड लगा रहता है उसको आप स्कैन करते हैं और उस दुकानदार का जितना भी अमाउंट हुआ रहता है आप उसको कैशलेस पेमेंट कर पाते हैं। इसी को यूपीआई सिस्टम कहा जाता है। और ये जो सुविधा है वो बहुत सारी कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, अमेज़न है, व्हाट्सअप है। इसी तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ये सुविधा प्रोवाइड करवाती हैं आपको। और ठीक इसी प्रकार की सुविधा अब फ्रांस के द्वारा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ऐसा जो है वो फ्रांस के द्वारा कहा गया है। इसीलिए ये जो यूपीआई है वो करंट का न्यूज़ बन गया है। फ्रांस ने कहा है कि मेरे यहाँ जितने भी भारत से लोग आते हैं वे लोग अब जो है वो अपने ही मोबाइल से अपने यूपीआई के माध्यम से मेरे देश में पेमेंट करने के लिए अब सक्षम होंगे, ऐसा जो है वो फ्रांस ने कहा है। और ऐसा करने वाला जो फ्रांस है वो यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया है। यूरोप महाद्वीप का पहला देश जो है वो यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस बन गया है। और यही जो है वो पहले क्वेश्चन का मेन बिंदु था। पहले वाले क्वेश्चन का मेन बिंदु यही था कि यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो फ्रांस बन गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों देशों के बीच में पेमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन दो कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है, तो भारत की तरफ से एक कंपनी है एनपीसीआई और फ्रांस की तरफ से एक कंपनी है लायरा। इन दोनों कंपनियों ने आपस में समझौता किया है ताकि इस पेमेंट को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा अगर हम लोग यूपीआई की बात करें तो जो ये यूपीआई होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये जो यूपीआई है इसको 2016 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। 2016 ईस्वी में एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया था। ये जो एनपीसीआई है ये भारत सरकार की एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जो कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए काम करती है। इस एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यूपीआई के माध्यम से एनपीसीआई कौन सी सुविधा प्रोवाइड करवाती है? तो यूपीआई के माध्यम से जो है वो इंस्टेंट कैशलेस पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करवाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यूपीआई का फॉर्मेट क्या होता है? तो आपने अच्छे से देख रखा होगा कि यूपीआई का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि या तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा रहता है या यूज़र आईडी लिखा रहता है, उसके बाद @ लगा रहता है, उसके बाद YBL रहता है, चाहे यूपीआई रहता है या इसी प्रकार के कुछ अन्य बैंकों का भी रहता है। यही जो है वो यूपीआई का फॉर्मेट होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग कि कौन कौन से देश जो है कि यूपीआई को स्वीकार करने वाले देश बन चुके हैं, तो उसमें जो है वो सिंगापुर है, यूएई है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और ब्रिटेन है। ये सारे के सारे जो देश हैं वो यूपीआई को स्वीकार करने वाले हो गए हैं। और अगला जो है अब फ्रांस भी हो गया है इस यूपीआई को स्वीकार करने वाला। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो उत्तराखंड के हाई कोर्ट से संबंधित था कि जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वहाँ पर नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। और वहाँ पर नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में रितु बारी जी की नियुक्ति की गई है। और ये जो रितु बारी हैं ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यही जो है वो दूसरे क्वेश्चन का मेन बिंदु था। ये जो रितु बारी हैं इन्हें किसके द्वारा शपथ दिलवाई गई? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलवाने का काम होता है वो उस राज्य के राज्यपाल का होता है। और उत्तराखंड के इस समय राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इसीलिए गुरमीत सिंह ने रितु बारी जी को जो है वो शपथ दिलवाई। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ऐसा जो है वो अनुच्छेद 217 में लिखा गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि वर्तमान समय में किस राज्य के हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही हैं, तो गुजरात राज्य में सुनीता अग्रवाल जी जो है वो वहाँ के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो कार्यरत हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हाई कोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था वो पश्चिम बंगाल से संबंधित था कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, और इस कंपनी ने क्या किया है कि रोल्स रॉय कंपनी के साथ में एक समझौता हस्ताक्षर किया है कि ये दोनों कंपनियां जो हैं वो मिल करके समुद्री इंजन बनाएंगी। क्या बनाएंगी? समुद्री इंजन बनाएंगी, जिसका नाम है MTU-S4000। इस नाम को आप ध्यान रखिएगा। और इस समुद्री इंजन का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो निर्माण है वो झारखंड के रांची में किया जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था वो अंतरिम बजट को लेकर के था कि भारत सरकार के द्वारा जो 2024-25 के लिए अंतरिम बजट लाया गया है उसमें पड़ोसी देशों को कितना सहायता दी जाएगी उसको लेकर के था। तो इसमें भारत सरकार ने बताया है कि जो भारत सरकार है 2024-25 में भूटान को वो 2069 करोड़ रुपए का सहयोग करने वाली है। कितने का? 2069 करोड़ रुपए का सहयोग करने वाली है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये नेपाल को सहयोग करेगी 700 करोड़ रुपए का। कितने का? 700 करोड़ रुपए का नेपाल को सहयोग करेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर मालदीव को ये सहायता देने वाली है 600 करोड़ रुपए का। कितने का? 600 करोड़ रुपए का। इससे वाला जो पहला बजट था जो 2023-24 का बजट था, 2023-24 वाला, उसमें जो मालदीव है वो दूसरे नंबर पे था, लेकिन इस बार जो है वो मालदीव को तीसरे नंबर पर डाल दिया गया है। दूसरे नंबर पर नेपाल आ गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो उड़ीसा से था कि उड़ीसा के संबलपुर ज़िले में थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। और इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और इसकी शुरुआत जो है वो, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी लागत कितनी आएगी? तो इसकी लागत जो है वो 27,000 करोड़ रुपए आने वाली है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण जो है वो नेवली लिग्नाइट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और इसमें कुल 3 यूनिट बनाई जाएंगी। कितनी? 3 यूनिट बनाई जाएंगी। और प्रत्येक यूनिट की जो क्षमता है वो 800 मेगावाट की होने वाली है। इस तरीके से इस पावर प्रोजेक्ट की जो क्षमता है वो कुल 8 तिरी के 2400 गीगावाट जो है वो इसकी कुल क्षमता होने वाली है। ये था चौथा वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो भारतीय नौसेना से संबंधित था कि जो भारतीय नौसेना है इसमें एक सर्वेक्षण पोत शामिल किया गया है जिसका नाम है INS संधायक। क्या नाम है? INS संधायक जो है वो इसका नाम है। और ये कहाँ से शामिल किया गया? तो इसको जो है वो विशाखापट्टनम से शामिल किया गया। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है एक कलकत्ता की कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। इसी कंपनी ने इस INS संधायक का निर्माण किया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो कंपनी है ये कुल 4 इस प्रकार के सर्वेक्षण पोत जो है वो निर्माण करने वाली है। और इसमें से जो पहला है वो INS संधायक, इसका निर्माण हो चुका है और ये नौसेना में शामिल हो चुकी है। ये जो INS संधायक है ये करेगा क्या? तो ये जो है वो समुद्र में जो लुटेरे हैं उन पर निगरानी रखने का काम करेगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो विश्व कैंसर दिवस से था कि जो विश्व कैंसर दिवस है इसका आयोजन जो है वो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है वो 4 फरवरी 2000 ईस्वी को की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और विश्व कैंसर दिवस के लिए 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है देखभाल के अंतर को कम करना। देखभाल के अंतर को कम करना 2024 के लिए इसकी थीम है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कैंसर के एक प्रकार को आप ध्यान रखिएगा जो कि है सर्वाइकल कैंसर। आजकल बहुत ही चर्चा में है सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक महिलाओं के लिए ये जो है वो महिलाओं का कैंसर होता है। और ये होता कहाँ पर है? तो ये जो है वो महिलाओं के गर्भाशय के ग्रीवाद्वार पर जो है वो ये कैंसर हो जाता है, जिसको कि सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है।
और ये होता कैसे है, तो ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए एक वैक्सीन बनाई जा चुकी है भारत में, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सर्वावैक्स। क्या नाम है? सर्वावैक्स। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए जो वैक्सीन बनी है उसका नाम है सर्वावैक्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसने घोषणा किया है कि ये जो है वो कुल 2 स्वर्ण पदक जो है वो देने वाली है। और किसको किसको देगी ये 2 स्वर्ण पदक, तो एक देगी ये मिल्खा सिंह को और एक देगी ये पीटी उषा को। ये जो मिल्खा सिंह है यह एक धावक हैं और इनको ये मरणोपरांत जो है वो ये पदक मिलने वाला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो पीटी उषा हैं जिन्हें भी एक स्वर्ण पदक मिलेगा, ये जो है वो भारतीय ओलंपिक समिति की वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था भारत रत्न से संबंधित, कि भारत रत्न जो है वो इस वर्ष 2 लोगों को दिया जाना है। कौन कौन से हैं, तो 49वें नंबर पर जो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं वो हैं कर्पूरी ठाकुर। और ये जो कर्पूरी ठाकुर हैं ये बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 50वें नंबर पर जो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। क्या नाम है? लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि एक बीजेपी के नेता हैं। इनको 50वें नंबर का भारत रत्न मिलने वाला है। इसकी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी को की थी, आपको ध्यान होगा। और ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और ये जो है वो रथ यात्रा के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाला था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या के राम मंदिर तक इन्होंने रथ यात्रा निकाला था, इसके लिए ये जाने जाते हैं। और ये जो है वो 2002 से लेकर के 2004 ईस्वी तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और अगर भारत रत्न की बात करें तो जो भारत रत्न है इसकी स्थापना जो है वो 1954 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार जो भारत रत्न है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक बात और करें कि जो भारत रत्न है इसको एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट से संबंधित, कि जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टीम है इसका जो है वो नागेश ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। ये जो नागेश ट्रॉफी है इसका आयोजन नागपुर में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इस ट्रॉफी को जो है वो कर्नाटक ने जीता था। किसने? कर्नाटक ने जीता। और आंध्र प्रदेश जो है वो उप विजेता रही थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो वीडियोस हैं आने वाली उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।